अब एक टर्म हमने एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। अब ये दो टर्म्स और हैं जो इससे रिलेटेड हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं इस चैप्टर के अंदर, एंड शॉर्ट में क्वेश्चंस पूछते भी एग्जाम में। दैट इज कॉल्ड एज एक्चुअल या रियलाइज या एक्सपोज्ड। एक्सपोज्ड, एक्चुअल, रियलाइज क्या? एक्सपोज्ड, एक्चुअल, रियलाइज कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन एंड ऑल। नाउ व्हाट डज इट मीन? मतलब हम जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो सर्टेन थिंग्स वी आर प्लानिंग, हम कुछ प्लान कर रहे हैं कि आगे ये होगा, और कुछ चीजें एक्चुअल में होती हैं। तो एक्चुअल में जो कंजम्पशन हुआ है, एक्चुअल में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, एक्चुअल में जो सेविंग हुई है, दैट इज एक्सपोज्ड, जो हुई है, विच हैज बीन एक्चुअली डन, तो वो है हमारी एक्सपोज्ड। और जो हम इंटेंडेड है, जो हम सोच रहे हैं कि होना चाहिए, विच इज बिफोर, दैट इज कॉल्ड प्लान, डिजायर्ड और एक्स आंटे। तो एक्सपोज्ड इज व्हाट हैज बीन एक्चुअली। अब ये एक्सपोज्ड किसी के आगे भी लग सकता है। इट कैन बी एक्सपोज्ड कंजम्पशन, इट कैन बी एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट, इट कैन बी एक्सपोज्ड सेविंग्स, इट कैन बी एक्सपोज्ड प्रोडक्शन, और इट कैन बी एक्स आंटे कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, प्रोडक्शन। तो ये कोई भी चीज हो सकती है। तो एक्स आंटे मींस व्हिच हैज बीन प्लान्ड, व्हिच इज डिजायर्ड। जैसे डेफिनेशन में क्लियर यहाँ पे मैंने दिया भी है, ये आर एक्सप्रेस इन एक्चुअल सेंस, ठीक है। अगर हम सेविंग की बात करें तो सेविंग विच हैज बीन एक्चुअली बीन सेव्ड बाय ऑल द हाउसहोल्ड्स एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एक्चुअल बीन इन्वेस्टेड बाय ऑल द प्रोडक्शन यूनिट्स इन द इकोनॉमी। कंजम्पशन की बात करेंगे इसी ढंग से, तो एक्चुअली कंज्यूम्ड बाय ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, है ना। सेविंग्स मेड बाय ऑल, ये इस ढंग से अपने को डेफिनेशन इसकी, तो विच जो एक्चुअल में हुआ है। और जब हम प्लान की, डिजायर्ड की, एक्स आंटे की बात करेंगे, तो ये प्लान है, डिजायर्ड है, ये इंटेंडेड, ये जैसे लिखा है प्लान, डिजायर्ड और इंटेंडेड टू बी मेड। मेड किया जाएगा किसके द्वारा? सारे हाउस होल्ड के द्वारा। जो हाउस होल्ड सेविंग करने का सोच रहे हैं, दैट इज एक्स आंटे। एंड एक्चुअल में हाउस होल्ड ने जो सेविंग की वो है एक्चुअल, है ना, वो एक्चुअल और जो सोच रहे हैं। फिर इन्वेस्टमेंट के साथ भी यही है कि जो सारे प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, which they are, जैसे क्या था, which has been actually invested by all the production units ने जो एक्चुअल में इन्वेस्ट किया है। और एक्स आंटे माने जो प्रोडक्शन यूनिट जो है, जो प्लान कर रहे हैं, जैसा वो सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने का, दैट इज इट। तो ये दो वर्ड्स हैं, एक्सपोज्ड और एक्स आंटे, वो किसी के साथ भी लग सकते हैं और उसके हिसाब से। तो जब भी एक्सपोज्ड की बात आएगी तो आप बोलेंगे एक्चुअली सेव्ड, या एक्चुअली प्रोड्यूस्ड, या फिर एक्चुअली इन्वेस्टेड, ठीक है, एक्चुअली कंज्यूम्ड। और एक्स आंटे आएगा तो आपको बोलना है विच इज बीन डिजायर्ड, जो इंटेंडेड सेविंग, इंटेंडेड इन्वेस्टमेंट, इंटेंडेड प्रोडक्शन। इज दैट ओके मार्क? Yes, sir, understood. अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक चीज की जिसका नाम है एग्रीगेट डिमांड। नाउ एग्रीगेट डिमांड एक टर्म जो है, उसका मतलब ये होता है कि डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। जब मैं ऑल गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने पहले क्लास में भी बताया था कि जब हम 11th में बात करते थे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो हम डिमांड ऑफ शुगर की बात कर रहे हैं, तो इसमें सिर्फ शुगर की डिमांड। जब एग्रीगेट डिमांड की बात हो रही है तो इसके अंदर शुगर भी है, टी भी है, वुड भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, कोल भी है, पेट्रोल भी है, इसके अंदर एवरीथिंग, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड की हम बात कर रहे हैं। और ये डिमांड किनके द्वारा हो रही है? सबके द्वारा, हाउस होल्ड्स के द्वारा भी, फर्म्स के द्वारा भी, और गवर्नमेंट के, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। डिमांड बाय ऑल द 4 सेक्टर्स। एक पर्टिकुलर ईयर में जो सारे सेक्टर्स डिमांड कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, उसको हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। अब एग्रीगेट डिमांड करने के लिए 4 सेक्टर्स हमने इकोनॉमी में बांटे हुए हैं। नेशनल इनकम में भी हमने देखा था 4 सेक्टर्स। तो एक जो है प्राइवेट सेक्टर है। प्राइवेट सेक्टर जो हाउस होल्ड्स हैं, हम लोग, आप, मैं हूँ, तुम हो, ईश्वर वगैरह सब लोग हैं। इन्वेस्टमेंट, फिर आई मतलब इन्वेस्टमेंट, ये फर्म्स, बिजनेस फर्म्स वगैरह जो डिमांड करती हैं, इन्वेस्ट करती हैं, नई फैक्ट्रीज लगा रही, नई चीज लगा रही। फिर जी मींस गवर्नमेंट की डिमांड। गवर्नमेंट 2 तरह से डिमांड करती है, एक तो गवर्नमेंट कंजम्पशन की डिमांड करती है और एक गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए करती है। और फिर नेट एक्सपोर्ट्स, दैट इज एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। तो डिमांड बाय ऑल द 4 सेक्टर्स जब हम इनको ऐड कर देते हैं, दैट इज डिमांड, कंजम्पशन डिमांड, प्राइवेट कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट डिमांड, गवर्नमेंट डिमांड और नेट एक्सपोर्ट्स। जब इन चारों को हम ऐड कर देंगे, देन वी गेट एग्रीगेट डिमांड। अगर ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, तो ये 4 कंपोनेंट्स, दीज आर द 4 कंपोनेंट्स। जब आपसे पूछा जाए व्हाट आर द कंपोनेंट्स और व्हाट आर द एलिमेंट्स, तो दीज आर द 4:
प्राइवेट डिमांड, इन्वेस्टमेंट डिमांड, गवर्नमेंट डिमांड एंड रेस्ट। लेकिन यहाँ पे मैं फिर से बात कर लूं, प्राइवेट डिमांड का मतलब होता है प्राइवेट हाउस होल्ड जो सारे गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करे। इन्वेस्टमेंट डिमांड माने जो इन्वेस्टमेंट के लिए डिमांड हो रही है फर्म्स की। गवर्नमेंट जो भी सब कुछ डिमांड करी, जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज व्हाट वी हैव। देन वी हैव प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर दैट ऑल हाउस होल्ड्स इन द इकोनॉमी आर विलिंग टू इनकर। प्राइवेट जो है वो जो है जो विलिंग, अब देखिए यहाँ पे एक चीज मैंने क्लियर कर दो, अभी मैं एक्स पोस्ट और एक्स आंटे समझा रहा था, तो यहाँ पे भी देखो एग्रीगेट डिमांड भी एक्स वो एक्स आंटे प्लान्ड है। एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी आर विलिंग टू बाय। विलिंग टू बाय, जो करना चाहते हैं, अभी एक्चुअल नहीं हो रही है, ये वो हो रही है कि जो करना चाहते हैं, और गिवन लेवल ऑफ इनकम पे ड्यूरिंग पर्टिकुलर पीरियड, जो करना चाहते हैं। ठीक है, तो प्राइवेट कंजम्पशन डिमांड मतलब जो हाउस होल्ड्स करना चाह रही है डिमांड टोटल कंजम्पशन की किसी गुड्स एंड सर्विसेज पर, ठीक है। और इंटेंडेड डिमांड बाय द हाउस होल्ड की जो इंटेंडेड डिमांड है किस चीज पे? फूड पे, क्लोथिंग पे, हाउसिंग पे, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे, बुक्स पे, वो सब चीजें। नेक्स्ट चीज ये हो रही है कि ये प्राइवेट डिमांड किस बात पे डिपेंड करती है? प्राइवेट डिमांड डिपेंड करती है इज द फंक्शन ऑफ इनकम। इनकम पे डिपेंड करती है। इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन डिमांड बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो कंजम्पशन डिमांड कम होगी। तो ये डिपेंड करती है इनकम पर और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पर। आपकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम माने कितना कंज्यूम करना चाहते हैं, इनकम कितनी है और उसमें से कितना खर्च करना है। इनकम बहुत है लेकिन खर्च नहीं करना चाहते, कंज्यूम नहीं करना चाहते, तो डिमांड कम रहेगी। इनकम कितनी है और कितना उसमें से हम कंज्यूम करना चाहते हैं, इन दोनों चीजों पर प्रोपेंसिटी मींस हाउ मच दे आर विलिंग टू कंज्यूम, एंड देन इनकम इज फंक्शन ऑफ वाई। तो कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ वाई एंड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये दोनों चीजों पर डिपेंड करती है डिमांड कितनी होगी, कंजम्पशन डिमांड कितनी। फिर हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर माने नए कैपिटल गुड्स जो प्राइवेट फर्म्स खरीदना चाहती है, प्राइवेट फर्म्स खरीदना चाहती है। ये किस चीज पे हो गई? मशीन्स पे, फैक्ट्रीज पे, बिल्डिंग्स पे, इक्विपमेंट्स पे, ये सब खर्च जो कर रही हैं। इससे क्या होगा? ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर से क्या होता है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर से फ्यूचर में हमारी प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। वी विल बी एबल टू प्रोड्यूस मोर इन द फ्यूचर बिकॉज वी आर स्पेंडिंग मोर ऑन कैपिटल गुड्स। दैट इज व्हाट। तो इन्वेस्टमेंट डिमांड्स किस बात पे डिपेंड करती है? जैसे हमने देखा कंजम्पशन डिमांड इन दोनों चीजों पे डिपेंड करती है। इन्वेस्टमेंट डिमांड किस पे डिपेंड करती है? रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एंड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब हमें किस रेट पे पैसा मिल रहा है। एक बिजनेस फर्म है, अगर वो इन्वेस्ट करना चाहती है तो वो बैंक से लोन लेती है, कहीं से मार्केट से पैसा लेती है, या स्टॉक मार्केट से लेती है, या मतलब कहीं से ले रही है। तो वो पैसा जो ले रही है वो किस रेट पर पैसा मिल रहा है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ दैट मनी। और जब उस पैसे को इन्वेस्ट करती है तो उस पर वो कितना रिटर्न ले रही है, दैट इज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मार्केट से हम पैसा उठा रहे हैं वो हमको मिल रहा है 6%, और जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमको जो रिटर्न मिल रहा है वो 5% मिल रहा है, तो नुकसान हो रहा है, तो इन्वेस्टमेंट होगा ही नहीं, है ना। नोबडी इज गोइंग टू इन्वेस्ट दैट। हाँ, हमको हम मिल रहा है 6% पे और हम जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमको मिल रहा है 8%। तो वो सोच सकते हैं कि चलो 8% का हमें 2% का मार्जिन है, 2% एक्स्ट्रा हम कमा रहे हैं, तो वो सोच सकते हैं इन्वेस्ट करने। तो ये गैप जितना ज्यादा होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना कम होगा और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट जितना ज्यादा होगा, उतना ही इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाएगा, उतना ही इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? यहाँ पे एक चीज समझने वाली ये है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है कॉस्ट ऑफ मनी। मनी की कॉस्ट है, जो हम पैसा लगा रहे हैं उसकी कॉस्ट ऑफ मनी, कॉस्ट ऑफ फंड्स, ठीक है। और ये जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन फंड्स, जो हम पैसा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ही बोलना चाहिए, रिटर्न ऑन फंड्स इन्वेस्टेड ले लेते। जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया उस पर, तो हमारा जो पैसा हमको मिल रहा है वो किस कॉस्ट पे मिल रहा है, और जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें रिटर्न कितना मिल रहा है। इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कितना होगा। तो अगर ये दोनों कंड्यूसिव है, फेवरेबल है, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, ठीक है। दैट इज हाउ इट इज। इज दैट ओके? Yes, sir, it's clear. हाँ श्योर, समझ में आ रहा है ये? It's clear. Yes, sir. हाँ,
अब ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में क्या क्या चीजें आती हैं? फिक्स कैपिटल बिजनेस एसेट्स, जो हमने बिजनेस फिक्स एसेट्स खरीदता है, मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग वगैरह। दूसरा रॉ मेटेरियल में जो इंक्रीज आया वो भी आएगा, और हाउस होल्ड जो नए रेसिडेंशियल हाउसेस कंस्ट्रक्ट होते हैं, इन तीनों चीजों को जब हम ऐड करते हैं, दैट इज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कंसिस्ट ऑफ ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, अब हम आ जाते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मतलब जो गवर्नमेंट खर्च कर रही है किसके ऊपर? कंज्यूमर गुड्स के ऊपर और कैपिटल गुड्स के ऊपर। कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स के ऊपर जो खर्च कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है, जिससे कि सेटिस्फेक्शन। इट इंक्लूड्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, वो इंक्लूड करती है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रोड्स पे, डैम्स पे, रेलवेज पे, पावर पे, इरिगेशन पे, इन सब पे। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज अफेक्टेड बाय पॉलिसी। अब गवर्नमेंट, अब जैसे हमने क्या देखा, इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्ट, एमईआई पे। प्राइवेट कंजम्पशन डिपेंड करता है इनकम पे और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पे। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किस बात पे डिपेंड करती है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डिपेंड करती है गवर्नमेंट की पॉलिसी और प्रायोरिटीज पे। अब हम रशिया की बात करें तो रशिया इसमें बहुत खर्चा कर रहा है यूक्रेन पे अटैक के लिए, तो वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है? वो रशिया की जो गवर्नमेंट है वो जो सोचती है कि उसके कंट्री के लिए जो अच्छा है वो। यूक्रेन की गवर्नमेंट अपने लिए जो सोचती है कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम विल फाइट रशियन फोर्सेस, तो वो जो उसको ठीक लगता है कि वो उनके लिए जो अच्छा है वो उस पर खर्च करते हैं। तो ये इसका गवर्नमेंट का जो खर्चा हो रहा है, गवर्नमेंट जो इतना खर्च करती है वो उसकी प्रायोरिटीज पे डिपेंड करती है, उसकी पॉलिसीज पे डिपेंड करती है, नथिंग इसके। और जो उनको लगता है कि उनके लिए ठीक है, देश के लिए ठीक है, वो अपने हिसाब से करते हैं। नेक्स्ट चीज है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स माने जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उनका डिफरेंस। तो कंट्री के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डिफरेंस है दैट इज नेट एक्सपोर्ट्स। अब ये नेट एक्सपोर्ट्स क्या बताता है? एक्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विस। फॉरेनर्स ने हमारे कंट्री से जो डिमांड किया है गुड्स एंड सर्विसेज, वो कितना एक्सेस है उस डिमांड से जो हम फॉरेन कंट्री से कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? एग्रीगेट डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज बाय फॉरेनर्स ने जो हमसे डिमांड किया वो कितना ज्यादा है उस डिमांड से जो फॉरेनर्स हमसे कर रहे हैं। नेट एक्सपोर्ट्स आर पॉजिटिव। नेट एक्सपोर्ट्स अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा है, और नेगेटिव है तो इंपोर्ट ज्यादा है। हायर एक्सपोर्ट, ज्यादा एक्सपोर्ट्स होते हैं तो इनकम, एम्प्लॉयमेंट सब बढ़ता है। ठीक है, और एक्सपोर्ट्स कई बातों पर डिपेंड करता है, फॉरेन पॉलिसी पे, फॉरेन एक्सचेंज रेट पर, हमारे कंट्री में उन कमोडिटीज की क्या प्राइसेस हैं, क्या क्वालिटी है गुड्स एंड सर्विसेज की, इन सब चीजों पे एक्सपोर्ट डिपेंड करता है। एक्सपोर्ट पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे हाथ में, कई चीजें हैं कई नहीं है। क्वालिटी हम अच्छी कर सकते हैं, प्राइसेस हम कंट्रोल कर सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, $1 कितने रुपए का आ रहा है, उस पर भी हमारा एक्सपोर्ट डिपेंड करेगा। अगर बहुत महंगा होगा इंडियन रुपया एज कम्पेयर टू डॉलर तो लोग कम खरीदेंगे, सस्ता होगा तो खरीदेंगे। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी गवर्नमेंट क्या बनाती है, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है नेट एक्सपोर्ट्स क्या होगा। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि हमारे 4 कंपोनेंट्स कौन कौन से एग्रीगेट डिमांड में, उन चारों का मीनिंग क्या है और उन चारों के डिटर्मिनेंट्स क्या है। किस बात पे प्राइवेट कंजम्पशन डिपेंड करेगा, किस बात पे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर डिपेंड करेगा, किस बात पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डिपेंड करेगा, किस बात पे नेट एक्सपोर्ट्स डिपेंड करेगा। तो ये चारों चीजों को हमने देखा। तो ये चारों को जब हम ऐड करते हैं, C plus I plus G plus X minus M, then we get the aggregate demand of the economy. Economy की aggregate demand हमें मालूम पड़ती है। Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. Okay. अब हम बात करते हैं कंजम्पशन फंक्शन की। कंजम्पशन फंक्शन, पहली बात कंजम्पशन फंक्शन, जैसे कि ओके, हमने एक चीज देखी थी 11th के अंदर, जब मैंने आपको उस दिन लास्ट क्लास में बताया था कि हम जब किसी कमोडिटी के प्राइस डिसाइड करते हैं तो वो प्राइस डिसाइड होती है डिमांड से और सप्लाई से। डिमांड सप्लाई जहां मीट आउट होते थे। अगर अब हम बात करें इकोनॉमी की स्टेबिलिटी कहाँ आएगी, एक इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा। इकोनॉमी की इक्विलिब्रियम की बात अगर हम करेंगे तो इकोनॉमी की इक्विलिब्रियम 2 चीजों पर डिपेंड करती है, कंजम्पशन फंक्शन पे, कंजम्पशन और इनकम दोनों पे। तो इनकम इज दिस लाइन, मैंने ये बताया था 45 डिग्री लाइन मैं कल बताया था ना, डिस्कस किया था। हाँ सर, थोड़ा सा डिस्कस किया था। 45 डिग्री लाइन मैंने बताया था कि जो हमारी लाइन है एक्स एक्सेस पे, इसी को हम 45 डिग्री लाइन पे हम दिखाते हैं। ये जो लाइन है इनकम, एक्स एक्सेस पे हम इनकम दिखाते हैं,
तुम शौर्य वो देख लेना वीडियो, फिर डिस्कस करेंगे उस पर। इनकम आउटपुट हम दिखाते हैं एक्स एक्सिस पे और कंजम्पशन हम दिखाते हैं वाई एक्सिस पे। ठीक है, वाई एक्सिस पे कंजम्पशन दिखाते हैं। हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं कंपैरिजन करने के लिए, हमारे लिए वो आसान होता है। दैट इज अ 45 डिग्री लाइन। ये 45 डिग्री 45 डिग्री लाइन ये कुछ और लाइन नहीं है, इट इज द डिमांड फॉर एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई भी है, मैं इसको इनकम लाइन भी बोल सकता हूँ। अभी हम देखेंगे कि एग्रीगेट सप्लाई, इनकम और आउटपुट ये सब बराबर है, तीनों बराबर। ये 45, तो ये कहने का सीधा सा मतलब ये है कि दिस लाइन, ये जो एक्स एक्सिस पे है, इसी चीज को हम 45 डिग्री लाइन से भी डिनोट करते हैं। अब सवाल उठता है कि जो एक्स एक्सिस पे उसको हम एक लाइन से क्यों डिनोट करते हैं? उसके पीछे हमारा सिर्फ इतना पर्पस है कि हम कंपैरिजन अच्छा कर पाते हैं। कैसे कंपैरिजन कर पाते हैं? अगर ये लाइन नहीं हो और मैं यहाँ पर एक कंजम्पशन लाइन ड्रॉ करूं, सपोज आई ड्रॉ वन कंजम्पशन कर्व, ये मेरा कंजम्पशन कर्व। अब ये कंजम्पशन कर्व मैंने ड्रॉ तो कर दिया, अब ये कंजम्पशन कर्व मुझे कुछ बता नहीं रहा है कि कंजम्पशन इनकम के कब बराबर है कब नहीं। बट हाँ, यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं जिसको मैं कहता हूं इनकम लाइन, ये एएस, एंड दिस इज अ 45 डिग्री लाइन। ये क्या है? ये 45 डिग्री है, इसको हम 45 डिग्री लाइन कहते हैं। तो ये लाइन जो है, ये 45 डिग्री का सिंबल नहीं बना पा रहा हूं मैं, तो दिस लाइन, ये चीज जो मैंने यहाँ पे दिखाई है एक्स एक्सिस पे, इसी को मैं इस लाइन से डिनोट कर रहा हूँ, तो ये दोनों सेम है। तो जब मैं 45 डिग्री लाइन बना देता हूँ, उससे मेरे को कंपैरिजन मेरे लिए आसान हो जाता है। आई कैन इजिली कंपेयर, एंड दिस इज माय कंजम्पशन लाइन, दिस इज माय कंजम्पशन। आई कैन कंपेयर इनकम एंड कंजम्पशन। मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ कि यहाँ पर इनकम और कंजम्पशन बराबर है, इस पॉइंट पे कंजम्पशन इज मोर देन इनकम, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ दिस इज कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम। इनकम को हम y से दिखाते हैं और कंजम्पशन को c से दिखाते हैं। इस पॉइंट पर यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पर इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन, एंड ये जो बीच वाली जहां दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। तो ये 45 डिग्री लाइन इसलिए हम बनाते हैं, इट इज इजी टू कंपेयर विद कंजम्पशन लाइन एंड दिस। अब यहाँ पर एक चीज समझनी बहुत जरूरी है बिफोर आई प्रोसीड। समझना ये है कि जो ये हमारा जीरो है, ये ओरिजिन है, ये कंजम्पशन हमारा ओरिजिन से ऊपर स्टार्ट होता है। इनकम लाइन, इनकम जीरो हो सकती है लेकिन कंजम्पशन इज नेवर जीरो। ये क्या दिखा रहा है कि कंजम्पशन जीरो हो ही नहीं सकता। अगर किसी की कोई इकोनॉमी ऐसी है जो बहुत अनडेवलप्ड है, या कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम नहीं भी है, तो भी वो कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करेंगे। एवरी पर्सन नीड्स सर्टेन थिंग्स टू सर्वाइव। उसका कुछ ना कुछ कंजम्पशन होगा ही, कुछ खाएगा, कुछ रहने के लिए चाहिए, क्योंकि अदरवाइज वो सर्वाइव कैसे करेगा? इनकम नहीं भी होगी तो भी कंजम्पशन होता है। तो इन कंजम्पशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं। यहाँ पे एक चीज बहुत समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे चैप्टर का, उस पर ध्यान दीजिए। ये जो कंजम्पशन लाइन है, मैं अब सिर्फ कंजम्पशन लाइन पे फोकस कर रहा हूँ। ये जो कंजम्पशन लाइन है, इसके दो कंपोनेंट्स हैं। दो कंपोनेंट्स कौन से? एक कंपोनेंट ये है, इतना हिस्सा, जिसको मैंने ये शेडेड एरिया से दिखाया। ये शेडेड एरिया थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, जो भी है, लाइन टेढ़ी। तो ये शेडेड एरिया, ये जो शेडेड एरिया है पूरा, ये क्या दिखा रहा है? ये जो पूरा शेडेड एरिया है, ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि इतना कंजम्पशन तो चाहिए ही, चाहे इनकम हमारी जीरो हो चाहे कुछ भी हो। इनकम हमारी जीरो है तो भी हमें चाहिए, इनकम हमारी कुछ इतनी है तो भी चाहिए, इतनी है तो भी चाहिए, इतनी है तो भी चाहिए, इतनी है, कितनी भी इनकम हो, इनकम यहाँ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो इनकम कितनी भी हो, ये कंजम्पशन तो चाहिए, इतना कंजम्पशन, इतना तो चाहिए। और ये ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये कंजम्पशन इनकम के साथ साथ बढ़ता है। इनकम बढ़ेगी तो ये कंजम्पशन बढ़ेगा, तो ये थोड़ा सा डिपेंडेंट ऑफ इनकम है, ये इनकम के हिसाब से बढ़ेगा। तो ये जो दो कंपोनेंट्स है, इसके अंदर जो नीचे वाला हिस्सा है, इसको हम कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन।
और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इन कंजम्पशन का, इसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड माने जो इनकम पे डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो कंजम्पशन है उसके हमारे दो कंपोनेंट्स होते हैं। अगर हमें टोटल कंजम्पशन की बात करूं इकोनॉमी में, तो कंजम्पशन के दो कंपोनेंट्स हैं। वन इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन और दूसरा है इंड्यूस कंजम्पशन। इंड्यूस कंजम्पशन, ये दो कंपोनेंट्स। अगर मैं इसको फर्दर बताऊं तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन को हम दिखाते हैं सी बार से। मैं यहाँ बार नहीं बना पा रहा हूँ तो सी बार से दिखाते हैं। इंड्यूस कंजम्पशन को हम दिखाते हैं बी वाई से। बी वाई इसका। अब इसका क्या मतलब होता है, तो जो सी बार है, सी बार, सी के ऊपर लाइन अभी मैं दिखाऊंगा उसमें। तो ये सी बार का मतलब होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ये वो कंजम्पशन है जो इनकम से अफेक्ट नहीं होता। और बी एंड वाई, बी वाई का मतलब बी इज एमपीसी एंड वाई इज इनकम। तो इनकम को जब हम एमपीसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो देन वी गेट द बी। ये है हमारा इंड्यूस्ड। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो इंड्यूस कंजम्पशन भी बढ़ेगा। तो इंड्यूस कंजम्पशन एंड ऑटोनॉमस कंजम्पशन को जब हम ऐड करते हैं वी गेट द टोटल कंजम्पशन। इज दैट ओके? ये हमारा चीज है। अब Yes. इसी चीज को यहाँ पे इस शीट पे मैंने दिखाने की कोशिश की है कि कंजम्पशन दिखाता है क्या है। कंजम्पशन फंक्शन दिखाता है हमारी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, हम कितना खर्च करते हैं। और ये दिखाता है हाउस होल्ड कितना विलिंग है खर्च करने के लिए। और ये सी प्राइवेट कंजम्पशन डिमांड है। एंड जैसे हमने पहले कहा कि उसको हम दिखाते हैं कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ वाई। कीन्स का बिल में का ये था कि कीन्स ये मानता था कि इनकम बढ़ने के साथ साथ कंजम्पशन बढ़ती है, लेकिन कंजम्पशन उतनी नहीं बढ़ती जितनी इनकम बढ़ती है। तो इनकम डबल हो गई तो कंजम्पशन डबल होगा जरूरी नहीं है। इनकम ट्रिपल हो गई तो कंजम्पशन भी 3 गुना हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो यही चीज मैंने यहाँ ग्राफ में भी आपको दिखाई। यही चीज मैंने ग्राफ में भी दिखाई। आप देखिए, अगर मैं यहाँ पे इनकम लाइन ड्रॉ करता हूँ 20 ओरिजिन से, ये इनकम लाइन, ये इनकम लाइन, ये इनकम लाइन देखिए आप तेजी से बढ़ रही है। इनकम इज ग्रोइंग लाइक दिस। ये इनकम लाइन तेजी से बढ़ रही है, लेकिन कंजम्पशन तो उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा। कंजम्पशन धीरे धीरे बढ़ रहा। और एक पॉइंट ऐसा आता है कि कंजम्पशन इनकम से कम हो जाता है। ठीक है, तो कंजम्पशन भी बढ़ रहा है बट नॉट टू दैट एक्सटेंट, उतना नहीं बढ़ता। तो कीन्स का यही मानना था। यही चीज हमने ग्राफ में दिखाई। लीनियर फंक्शन कैसे एक्सप्रेस करते हैं हम, ऐसे कंजम्पशन, टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इंड्यूस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और इसके अंदर दो चीजें आ रही हैं हमारी। वन इज दिस ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम सी बार से दिखाते हैं, ये है सी बार। और इंड्यूस कंजम्पशन दिखाते हैं एमपीसी इनटू इनकम, जिसको हम कहते हैं बी वाई। बी इज एमपीसी एंड वाई इज इनकम। वी डिनोट इट लाइक दिस। और अगर मैं इसको एक शेड्यूल बनाऊं और शेड्यूल के अंदर दिखाऊं, तो इसको हमको ऐसे दिखाया गया कि अगर हमारी इनकम 0 है इकोनॉमी की, तो कंजम्पशन 20 है। इनकम बढ़ के 40 हुई तो कंजम्पशन 50 हुआ। इनकम बढ़ के 80 हुई तो 80 हुआ। इनकम बढ़ के 120 तो 110, 160, 140, 200, 170। इस पॉइंट पर, इस जगह पे इनकम एंड कंजम्पशन दोनों बराबर है। तो ये पॉइंट कहलाता है ब्रेक इवन लेवल। और जब इनकम कम होती है और कंजम्पशन ज्यादा होती है, इनकम कम है और कंजम्पशन ज्यादा है, तो वो कहलाता है, उससे डिस सेविंग होती है इकोनॉमी में। डिस सेविंग, हम कंजम्पशन, हमारी सेविंग कम होने लगती है। और तीसरी चीज जब है, जब इनकम कंजम्पशन से ज्यादा है, तो उससे हमारी इकोनॉमी में सेविंग होती है। तो ये तीन चीजें जो ग्राफ में भी दिखाई जा रही है। इफ यू सी दिस ग्राफ, देयर आल्सो वी आर हैविंग द सेम सिचुएशन। ये हिस्सा डिस सेविंग का, ये डिस सेविंग का हिस्सा है। कंजम्पशन इज मोर। एंड ये जो हिस्सा है, सॉरी, ये हिस्सा, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा कम करो, क्लटर ज्यादा हो गया। इस पोर्शन में अभी क्या हो रहा है, अभी हमारी इस यहाँ पे कंजम्पशन इज मोर देन इनकम, तो ये डिस सेविंग दिखाता है।
यहाँ पे इनकम इज मोर देन कंजम्पशन, तो ये सेविंग का एरिया दिखाता है, दिस इज सेविंग। तो जहां पे कंजम्पशन ज्यादा है, सॉरी वहां पे डिस सेविंग है, और जहां इनकम ज्यादा है वहां सेविंग है। द सेम थिंग इज बीइंग रिफ्लेक्टेड इन दिस शेड्यूल। तो ये जो हिस्सा है हमारा which is there where the income is less and ये consumption का है, and where the income is more then this is saving। अंडरस्टूड सर। और यहाँ पे वही चीज है कि कंजम्पशन कभी भी नेगेटिव नहीं होता या जीरो नहीं हो सकता, जीरो से ऊपर ही होगा। पॉजिटिव लेवल इनकम at zero level income reflects that people are certain। जब भी इनकम जीरो है तो भी लोगों को कुछ ना कुछ बेसिक चीजें चाहिए irrespective of the income। हाउसहोल्ड्स मीट दिस एक्सपेंडिचर, हाउसहोल्ड्स ये खर्चा कैसे मीट करते हैं अपनी कंजम्पशन का, या तो एसेट्स बेचते हैं या बोरो करते हैं या सेविंग करते हैं। तो इतना जो खर्चा जीरो इनकम पर भी जो कंजम्पशन है उसको हम कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। और दूसरा, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ता है, दो इट इज नॉट इन द सेम प्रोपोर्शन। इनकम ज्यादा तेजी से बढ़ती है, कंजम्पशन उतनी तेजी से बढ़ता है। और ये जो इंक्रीज आता है कंजम्पशन पे, इसको हम कहते हैं इंड्यूस कंजम्पशन। और एक पॉइंट ऐसा होता है जहां पे कंजम्पशन इनकम के बराबर होती है, यहाँ पे सेविंग भी नहीं है डिस सेविंग भी नहीं, इसको कहते हैं ब्रेक इवन लेवल ऑफ कंजम्पशन। ये ब्रेक इवन लेवल होता है। तो हमारे कंजम्पशन पर तीन फेजेस आते हैं, एक तो जीरो लेवल पे, एक जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ेगा, और एक पॉइंट आएगा जहां इनकम और कंजम्पशन दोनों इक्वल भी। नेक्स्ट चीज मैंने अभी आपको 45 डिग्री लाइन बताई। 45 डिग्री लाइन का इंपॉर्टेंस क्या है? 45 डिग्री लाइन हमें इसलिए चाहिए कि हमको कंपैरिजन करना है, दैट इज व्हाई वी मेक दिस 45 डिग्री लाइन। तो 45 डिग्री लाइन हमारी ऐसी होती है विच कंपेयर्स इनकम विथ कंजम्पशन एंड ऑल दोस थिंग्स। व्हेन कंजम्पशन कर्व जो है हमारा इनकम लाइन से ऊपर होता है, then we are able to, then वो डिस सेविंग है, और जब इनकम ज्यादा होती है then it is saving point। और 45 डिग्री लाइन जो है, अगर दोनों इनकम और कंजम्पशन बराबर हैं then it is a situation of इनकम और कंजम्पशन दोनों हमारे बराबर हैं, तो that is a break even point। ठीक है। नेक्स्ट चीज जो इसके अंदर डिस्कस की मैंने, दैट इज कंजम्पशन शेड्यूल एंड कंजम्पशन कर्व। यहाँ पे वही चीज मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि इनकम कंजम्पशन कर्व नेवर एवर राइजेस फ्रॉम जीरो। कंजम्पशन कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होता, वो अबव 0 पॉइंट से स्टार्ट होता है। और ये जहाँ पे कंजम्पशन जो है इनकम से ज्यादा है वो डिस सेविंग का एरिया है, और जहाँ कम है वहां सेविंग का एरिया। यही चीज इसके अंदर दिखाई है। और जहां दोनों बराबर है इस पॉइंट पे, दैट इज अ ब्रेक इवन पॉइंट। ये तो क्वेश्चंस आपको दिए हैं। मार्जिनल प्रोपोजिट टू सेव, मार्जिनल एवरेज प्रोपोजिट टू कंज्यूम तो मैंने बता दिया था इसमें क्लास के अंदर। अब हम सेविंग फंक्शन पे आएंगे, लेकिन बिफोर आई प्रोसीड टू द सेविंग फंक्शन, अच्छा ओके